Hey guys, today we are proceeding with the third chapter जिसका नाम है Future Problems and Policies of Agriculture। इसका मतलब ये है कि उस समय एग्रीकल्चर में उसकी क्या क्या फीचर्स थी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या पॉलिसीज़ ली गई एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस थी हमारे इंडियन इकोनॉमी में। इसमें फर्स्ट है पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसने हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो बहुत किया था, इसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कुछ था नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा, तो लोग इसी पे ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, तो जो 1/4 था, 1/4 ऑफ इंडियन जीडीपी वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, और देखो फिर ना बाद में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज आई तो एग्रीकल्चर नीचे गिरने लग गई। नीचे इसलिए नहीं गिरने लग गई क्योंकि जो फार्म प्रोडक्ट्स है वो कम हो गए, ये लोग है, ये इसलिए नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जो नॉन फार्म प्रोडक्ट्स थे उसकी डिमांड बढ़ गई, इनकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए फार्म प्रोडक्ट्स कम हो गए। तो ये था हमारा इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिसकी वजह से क्या हो गया, नॉन फार्म प्रोडक्ट बढ़े तो लोग वर अट्रैक्टेड टू न्यू चीज़ें। लोग एग्रीकल्चर की चीज़ों पे ज़्यादा उन लोग फोकस नहीं कर रहे थे, ना ही वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे थे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। बट दो इसने हमारे जीडीपी पे बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब पहले इसका अंदर पढ़ने से पहले पता करना है कि वेज गुड क्या होता है। वेज गुड क्या होता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो होते हैं वेज गुड्स। ठीक है, तो देखिए वेज गुड्स इसके एग्जाम्पल क्या है, वीट, राइस, पल्स, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी वो 121 करोड़ पीपल को फूड प्रोवाइड करती थी। ठीक है, 121 करोड़ पीपल को एग्रीकल्चर फूड प्रोवाइड करती थी और 51 करोड़ एनिमल्स को वो फॉडर प्रोवाइड करती थी। फॉडर क्या होता है, उन लोग जो खाते हैं ना चारा वारा, ये होता है फॉडर। ठीक है, तो ये था सप्लाई ऑफ वेज गुड। ये सब कौन प्रोवाइड करता था, एग्रीकल्चर। लोगों को भी एग्रीकल्चर पीपल को भी देता था और एनिमल्स को भी देता था। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल को एग्रीकल्चर ही एम्प्लॉय करता था। ठीक है, वो 50% हमारा इंडिया किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, 50% मतलब आधा पूरा हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था। इसका मतलब क्या था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर important for India as it was providing most of the employment. ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें आती है। पहले मतलब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का एग्रीकल्चर क्या हेल्प करता था इनका, जो एग्रीकल्चर होता था ना वो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको क्या देता था? कॉटन। ऑयल इंडस्ट्री को क्या देता था? सीड। ऐसे ये जो एग्रीकल्चर था वो इनको हेल्प करता था इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड में बनाने में, ठीक है। और क्या क्या इंडस्ट्रीज होती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को क्या देगा? शुगर केन, ठीक है। शुगर केन से ही बनता है हमारा शुगर, ठीक है, शुगर जैगरी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, हमारे कंट्री से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी? जूट, टी हमारे पास बहुत था, जूट भी बहुत था, कैशनट्स, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस तो हमारे पास बहुत सारी थी, तो हमारे आज तक बहुत एक्सपोर्ट होता है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट पे जाता था। जूट, चाय पत्ती, कैशनट्स मतलब काजू, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब हमारा एक्सपोर्ट होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था एग्रीकल्चर में वो बढ़ गया था। फॉरेन एक्सचेंज को आप और क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। ये हमारा एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ गया था, ठीक है। ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका भी, एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। वो बाहर की कंट्रीज को मदद करता था, तो ऑब्वियसली वो हमारी अपनी खुद की कंट्री को भी मदद करता होगा। कैसे मदद करता था? देखिए जो हमारे में ज़्यादा तक जो एक्सपेंडिचर था वो कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से। हमारे पास जितने भी पैसे थे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मनी हमारा एग्रीकल्चर से जनरेट होता था, ठीक है। तो ऑफकोर्स इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा डोमेस्टिक ट्रेड पे ऐसे भी हेल्प करता था। नेक्स्ट क्या है? वेल्थ ऑफ द नेशन। मैंने आपको जैसे बताया कि जो लार्ज पार्ट था हमारा इनकम वो कहाँ से जनरेट होता था? वॉज जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द मनी एग्रीकल्चर की वजह से ही हमारे कंट्री में जनरेट होता था, ठीक है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स, लैंड्स, ये सब होता था हमारे नेशन की वेल्थ। हेलो गाइस, तो अब हम हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे वो देखते हैं। पहला है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी कैसे होता था? क्योंकि उनके पास उनका जो आउटपुट था वो ज़्यादा नहीं था, बहुत लो था। आउटपुट लो क्यों था? कि उनके पास अच्छी मशीन्स नहीं थी, अच्छी मशीन्स नहीं थी, ठीक है ना, इसलिए उनका आउटपुट भी लो था। इसकी वजह से क्या हुआ? जो प्रोडक्शन लेवल था वो भी नीचे चला गया, जिसको लो प्रोडक्टिविटी जिसकी वजह से था। ये उसका फीचर था। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जैसे कि आपको पता था कि पहले में इरिगेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो फार्मर्स थे वो मेनली सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड होते थे अपने कल्टीवेशन के लिए। उनके पास और कोई ज़रिया नहीं था पानी लाने का। तो अगर गुड रेनफॉल मतलब होता था गुड आउटपुट, ठीक है, और बैड रेनफॉल मतलब होता था बैड आउटपुट।
अच्छा रेनफॉल होगा तो आउटपुट अच्छे होगी, कल्टीवेशन अच्छा होगा, और अगर रेनफॉल अगर अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा कल्टीवेशन नहीं होगा, क्रॉप्स ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से उन लोग डिपेंड थे रेनफॉल पे। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो ना सबसिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंडेंट होती है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उन लोग सिर्फ फैमिली के लिए क्रॉप ग्रो करते थे। ठीक है ना, सिर्फ फैमिली के लिए करते थे। उन लोग का कोई इरादा नहीं होता था कि वो क्रॉप्स को सेल करे इन मार्केट। ठीक है, उन लोग कोई कमर्शियल यूज़ के लिए क्रॉप्स को नहीं उगाते थे, कमर्शियल यूज़ कोई नहीं था। उन लोग सेल्फ सफिशिएंसी के लिए उगाते थे, खुद के लिए उगाते थे, खुद के खाने के लिए उगाते थे। ठीक है, ये था उनका सेल्फ सफिशिएंसी, सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है उनका ट्रेडिशनल इनपुट। देखिए, जैसे फार्मर्स थे वो रिच नहीं थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो न्यू टेक्निक्स लाए क्रॉप ग्रो करने के लिए। उन लोग पुअर थे। ठीक है, तो उन लोग उस समय भी काउ डंग यही सब यूज़ करते थे क्रॉप को ग्रो करने के लिए। उनके पास मनी नहीं था, लेस मनी, ताकि उन लोग फर्टिलाइजर्स यही सब जो होते हैं जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब खरीद सके। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन लोग उस समय भी ट्रेडिशनल इनपुट्स पे ही डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जो हमारी इंडियन फार्मर्स थी, ये ज़्यादा मतलब इन लोग ज़्यादा रिच नहीं थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर पुअर। तो और इंडिया में फार्मर्स भी ज़्यादा नहीं थे, स्मॉल इन साइज। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था ताकि उन लोग न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। उन लोग के पास एक यही बन जाता था कि उन लोग जो पुरानी चीज़ें वही सब यूज़ करें, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी उन लोग वो यूज़ कर सकते थे, है ना। उन लोग उस समय इसी को प्रेफरेंस दी जाती थी, इसलिए एक बैकवर्ड टेक्नोलॉजी था। जैसे कैटल, उन लोग कैटल पावर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, ये सब। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स। है ना। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड मतलब होता है हिडन, जो छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पता है, जब कोई एम्प्लॉय नहीं होता उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो देखिए क्या होता था ना कि जैसे एक फार्मर की फैमिली है, तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं, तो चारों के चारों एक ही पीस ऑफ लैंड में काम करते थे। ठीक है, चारों एक ही पीस ऑफ लैंड में काम करते हैं। जबकि अगर मान लीजिए वही पीस ऑफ लैंड में सिर्फ 2 जन काम करे तो भी चलेगा, बट उन लोग के पास जैसे लैंड नहीं था तो उन लोग चारों जन एक ही जगह काम करते थे। इसको बोलते डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 2 जन काम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उन लोग 4 जन काम करते थे क्योंकि उनके पास लैंड नहीं था, ताकि उन लोग दूसरी जगह कर सके। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, मतलब एक ही फैमिली एक ही जगह पूरा कर रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता था कि देखा जाए तो एम्प्लॉय है उन लोग, लेकिन अच्छे तरीके से एम्प्लॉय नहीं है ना। 2 जन काम करेंगे तो भी चलेगा, ज़बरदस्ती के 4 जन काम कर रहे हैं। ये था हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हे गाइस, तब हम हमारे 4th टॉपिक की तरफ प्रोसीड करें, जिसका नाम है टैकलिंग द प्रॉब्लम्स रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब जैसे वो प्रॉब्लम्स तो थी इंडियन एग्रीकल्चर में, लेकिन उसको सॉल्व आउट कैसे करें, उसको कैसे टैकल करें। इसमें क्या है, हमारे उस समय 3 रिफॉर्म्स थे। टेक्निकल रिफॉर्म,
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और थर्ड था जनरल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। पहला हम देखते हैं कि टेक्निकल रिफॉर्म में क्या क्या चीजें आती थी। पहला है यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स, HYV सीड्स क्या होती हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी, ये तो इसका फुल फॉर्म। लेकिन ये कैसे यूज होता था? ये सब सीड्स ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो HYV सीड्स थे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आया, ठीक है। इसने क्या किया? इसने बूस्टेड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। पहले प्रोडक्शन कम होती थी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ये HYV सीड्स का लाया जिससे प्रोडक्शन व्हीट और राइस का बढ़ गया, ठीक है। ये था यूज ऑफ HYV सीड्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते थे? केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्चुअली ये करते थे, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते थे, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते थे। जैसे आप कंपोस्ट मैन्योर, एक तरह का केमिकल फर्टिलाइजर, ये क्या करता था? सेम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता था, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स यूज हुए हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे। ये था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब आपको तो पता ही होगा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का क्या काम है। ये क्या करते हैं? क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट द क्रॉप। इनको यूज किया गया था ताकि जितने भी डिजीजेस है, इंसेक्ट्स है, उन सब से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स। ये काम था इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। नेक्स्ट है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ? उस समय ना क्या के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन, अच्छा से सीड्स सेलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ सीड, ये सब को, ड्राई फार्मिंग, ये सब प्रैक्टिसेस को ना एकदम बहुत ही जुडिशियसली किया गया, बहुत ही अच्छे से किया गया। ये सब साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट थे ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सके, ठीक है। ये था टेक्निकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या आते हैं? पहला है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब? मैंने जैसे आपको बताया था कि जो जमींदार थे ये फार्मर्स से रेंट लेते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो फार्मर्स को था गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि उनको सिर्फ 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप देना होगा। जो क्रॉप की वैल्यू होगा उसका 1/3 रेंट ही देना पड़ेगा उनको, जमींदार वगैरह को। तो इससे एक बार उनको प्रॉफिट होता था, उनको जैसे इलीगल एक्सटॉर्शंस उनको फेस नहीं करना पड़ता था। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि फार्मर्स के इधर उधर स्कैटर्ड लैंड होते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे लैंड को उनको एक जगह लाके दे दिया ताकि उनकी जो एनर्जी हो ज्यादा वेस्ट ना हो, उनका ज्यादा पैसा ना लगे अलग अलग लैंड को कल्टिवेट करने में। वो एक ही लैंड पे, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे कल्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? पहला सीलिंग का मतलब क्या होता है? किसी के पास अगर एक्सेस मनी है तो उनसे थोड़ा ले लेना। किसी के पास, जैसे अब यहाँ पे फार्मर्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो क्या होगा, जिन जिन लोगों के पास
मेनली जमींदार से ज्यादा लैंड होते थे, उनसे गवर्नमेंट क्या की थी, उनसे ये छीन ली थी और ये सब लैंड्स जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ठीक है, जिनके पास बहुत सारे लैंड्स होते थे, एकर्स में बहुत सारा, 20 एकड़ 30 एकड़, वो क्या करती थी गवर्नमेंट, जो लैंडलेस जिनके पास कुछ भी नहीं था कल्टीवेट करने के लिए, पैक कमाने के लिए, खाने के लिए, वो उन लैंडलेस फार्मर्स को दे देती थी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना होगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे, छोटे मोटे फार्मर्स, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता था, तो क्या था कि बहुत सारे फार्मर्स, इन लोग एक साथ आए, इन्होंने अपना पैसा एक जगह कंट्रीब्यूट किया और इससे जब कंट्रीब्यूशन करने से बहुत सारा पैसा आ गया तो इसमें जब जिसको जरूरत होती थी वो थोड़ा सा ले लेता था और फिर बस बाद में जब उसका काम हो जाता था, उसके पास पैसे आ जाते थे तो वो वापस कर देता था। ये था कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब नेक्स्ट है हमारा जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म्स में क्या क्या आते हैं? पहला है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब गवर्नमेंट का मेन फोकस किस पे आ गया था कि फार्मर्स की क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ाएं, इंक्रीज करें। तो उनको सबसे पहला क्या करना पड़ता, उनको इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन लोग सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड होते थे। गुड रेनफॉल मतलब अच्छी आउटपुट, बैड रेनफॉल मतलब पूरी आउटपुट। तो उनके इरिगेशन फैसिलिटी को उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, ट्यूबवेल्स बनाए, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स यूज की गई थी जो पानी के बिना हो सकती थी। वो सब टेक्निक्स, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, वो बनाए गए थे। ये था एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सके, तो उनको उधार लेना पड़ता था। क्रेडिट मतलब उधार होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज उन्होंने सेटअप किया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती थी, फार्मर्स को एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था जो लोन वो लेती थी ऑन द लोन। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स सेटअप किए गए जो केटर करता था फार्मर्स को। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 72% टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। और क्या किया गया था, ये तो कमर्शियल बैंक सेटअप कर दिया उन्होंने, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सेटअप किया उन्होंने, और रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश किए थे और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे फार्मर्स को एक रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफर करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन, गवर्नमेंट ने ये कमिटी सेटअप की। ठीक है, फार्मर्स मेंबर्स हो सकते थे इस कमिटी के। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। फार्मर्स को
फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस ऑफर करता था। कौन करता था? गवर्नमेंट। इसके अंदर उनको वो प्राइस बेचना है, इससे ना नीचे बेच सकते हैं वो, ना इससे ज्यादा बेच सकते हैं वो। और अगर कुछ बल्क में चीजें बच जाती थी तो वो गवर्नमेंट बाय करता था। ये गवर्नमेंट मेक श्योर करता था कि जो वो चीजें फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जिस रेट पे उन्होंने तय किया है उसी रेट पे बेचे, इससे ना ज्यादा बेचे ना कम बेचे। और अगर उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बच जाता है तो वो गवर्नमेंट खरीद लेगा।